शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए बवाल के बाद यूपी का संभल शांत नहीं हो रहा है। पत्थरबाजों और दंगाइयों पर कार्रवाई के बाद योगी सरकार उन धार्मिक स्थलों की खोज कर रही है जिन पर या तो अतिक्रमण कर लिया गया था या जिनकी पहचान मिटा दी गई थी। संभल में स्थानीय प्रशासन 3 दिन से बुलडोजर एक्शन कर रहा है। यहां प्रशासन को 46 साल से बंद एक मंदिर मिला, जिसकी साफ सफाई के बाद वहां पर फिर से पूजा अर्चना शुरू हो गई है। वहां एक बंद कुएं की खुदाई में भी कई खंडित मूर्तियां मिली हैं। ये मंदिर और कुआं शाही जामा मस्जिद से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इस मोहल्ले में 1978 को दंगा भड़का था, जिसमें 184 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसके बाद यहां से हिंदू पलायन करने लगे और यह मंदिर बंद कर दिया गया। अब 46 साल पहले इन दंगों की फाइल फिर खुलेगी। जांच के दौरान यहां एक और कुएं का पता चला, जिसे मिट्टी से भर दिया गया था। इन सब मामलों को लेकर कल यूपी विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि योगी सरकार वहां पर पक्षपात कर रही है और कार्यवाही के नाम पर जानबूझकर बेगुनाहों को निशाना बनाया जा रहा है। जबकि सीएम योगी का दावा है कि संभल में पूरी तरह कानून का पालन किया जा रहा है और वो किसी पत्थरबाज को नहीं बख्शेंगे। सीएम योगी ने कल विधानसभा में अपने भाषण में संभल के 22 कुओं का भी जिक्र किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी विधायकों से पूछा कि ये 22 कुएं क्यों बंद कर दिए गए। हिंदू संगठनों का आरोप है कि केवल मुगल शासकों ने ही संभल में मंदिर नहीं तोड़े, बल्कि आजादी के बाद भी यहां से हिंदू प्रतीकों को हटाने की साजिश चलती रही। आज के मुद्दे में हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, उनसे हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। संभल का यह मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। शाही जामा मस्जिद के बाद रविवार को हम लोगों ने देखा कि मुस्लिम बहुल मोहल्लों में एक मंदिर वो मिला और उसके तार 48 साल पहले हुए दंगे से जुड़े मिले। और ये बताया गया कि 48 साल पहले जो दंगे हुए थे उनमें से लगभग 200 लोगों की यहाँ पर 200 हिंदुओं की हत्या हो गई थी और उसके बाद हिंदुओं का यहाँ से पलायन शुरू हो गया था। और पलायन के बाद यहां वो मंदिर तब से लगातार बंद है। और संभल की गूंज कल उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी देखने को मिली। कल से उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है। कल भी संभल की गूंज सुनाई दी विधानसभा में। और उससे पहले चूंकि लोकसभा और राज्यसभा भी चल रही, संसद का सत्र भी चल रहा, संसद का शीतकालीन सत्र, इस सत्र के दौरान भी संभल की गूंज लोकसभा और राज्यसभा में सुनाई दी। उत्तर प्रदेश का कल से विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है, वहां पर भी इसकी गूंज सुनाई दी। और मुझे लगता है कि देश के तमाम हिस्सों में संभल का मुद्दा धीरे धीरे करके गर्माता जा रहा है और इससे पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की तलाश में दिख रहे हैं। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने बहुत कड़े शब्दों में साफ तौर पर यह कहा कि पत्थरबाजों को बख्शा नहीं जाएगा, कानून व्यवस्था को चैलेंज करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और इन तमाम जांच के दौरान यह भी पता चला कि वहां पर कई मस्जिदें ऐसी हैं जहां से पैरेलल पावर स्टेशन चलाए जा रहे हैं। वहां पर लाइन लॉसेस 80% से ज्यादा हो रहा है, जबकि पूरे प्रदेश का लाइन लॉस 30% है। लेकिन संभल के लाइन लॉसेस की बात करें, यानी कि बिजली की चोरी की बात करें, तो वहां पर 80% से ज्यादा लाइन लॉस हो रहा है। उस पर भी कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार का पक्ष विधानसभा में रखा। तो विधानसभा में कल दोनों की तरफ से, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से संभल का मुद्दा गरमाया रहा। विपक्ष का यह कहना रहा कि हर जगह, हर मस्जिद में, हर दरगाह में मंदिरें क्यों तलाशी जा रही हैं। बीजेपी सरकारों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ये तमाम सारे घटनाक्रम संभल से जुड़े हुए। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। उनमें से समाजवादी प्रवक्ता
जगदीश सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीश जी, अभी सर्वे का बवाल शांत नहीं हुआ था, उससे पहले ये मंदिर मिल गया, कुओं की खुदाइयों में मूर्तियां मिल रही हैं, जिसको लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। अब देखिए, मंदिर अब कितना प्राचीन, क्या उसकी कैसे मिला है, क्या है, उसके बारे में ज्यादा जानकारी मुझे नहीं। और मंदिर अगर मिला है तो कैसे मिला है, क्या है उसका, क्या इतिहास है, उसके बारे आगे पीछे कुछ मुझे मालूम। देखिए जगदीश जी, संभल के मुद्दे से तो आप वाकिफ हैं ही कि वहां पर क्या हुआ। हाँ? और इंपॉर्टेंट ये है कि अब इन सब चीजों से ये तय होता जा रहा है कि आजादी के बाद भी हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जाता रहा, हिंदू सभ्यताओं को निशाना बनाया जाता रहा है। ये तो जो मंदिर मिला है और जो कुएं में खुदाई में मूर्तियां मिली हैं, इनका सीधा संबंध 1978 के दंगे से बताया जा रहा है। यानी कि देश में आजादी के बाद भी हिंदुओं की मंदिरों को तोड़ने की कुप्रथा चलती रही और उसके बाद भी हिंदुओं के जो देवी देवता हैं उनको फेंकने की प्रथा जीवित रही। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास कोई काम तो है नहीं। उसके पास उसका एक ही एजेंडा है कि किसी तरह से देश में नफरत की राजनीति करो, हिंदू मुस्लिम करो और हिंदू मुस्लिम करके देश में अपना राजनीतिक हित साधो। इसी कारण से आपसे ये बता दें, कुएं में जो मूर्तियां मिली हैं, जैसे कहते हैं मूर्तियां मिली, हम लोग देखते आते हैं, जैसे दीपावली में लक्ष्मी गणेश पूजन होता है, उसके बाद लोग अपनी गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति को किसी पीपल के नीचे रख देते हैं, जाके कहीं कहीं रख देते हैं जाके। अब उसको कहते हैं कि वो मुसलमानों ने रखवा दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये पेशा है, इसी तरह का काम करती है। मूर्तियां आप रास्ते चले जाइए, तमाम मूर्तियां पीपल के नीचे, ये लोग जब विसर्जित कर देते हैं मूर्तियां, तो उस तरह से विसर्जित मूर्तियां भी तमाम पड़ी रहती हैं। अब क्या है उसका, कुएं में पड़ी मूर्तियों का क्या इतिहास है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को संभल में अपना हित साधना है और उसको अपना एजेंडा हिंदू मुस्लिम का लागू करना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी लागू कर रही है। और इस देश में सरकार का दायित्व है कि वो नागरिकों का भरोसा जीते, नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण और उनके अधिकारों उनको पूरा संरक्षण दे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार पूरी तरह से अपने नागरिकों का ही भरोसा और विश्वास खो चुकी है। मुसलमानों में कोई भी विश्वास करने को तैयार नहीं है। अभी तक इनको कुछ नहीं, अब वहां पे बिजली ही चोरी हो रही थी, न जाने क्या क्या चोरी लगा देंगे ये। तो मुसलमानों के खिलाफ इनका दोयम दर्जे के नागरिकों का जैसा रवैया है, तो इसमें सरकार को समझना चाहिए, इससे इसका नुकसान जो है देश को होगा। और मैं बड़ी गंभीरता के साथ ये कहना चाहता हूं कि सरकार को नागरिकों के जो अधिकार है उनके संरक्षण के लिए काम करना चाहिए, उनका उसका उपाय ढूंढना चाहिए। और जैसा तो मुझे तो लगता है, जैसा कि मोहन भागवत जी ने कहा है कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढिए, तो हमें लगता है उन्होंने इशारा कर दिया कि अब पूरे देश में मस्जिद के नीचे शिवलिंग ही ढूंढा जाए। जी इस तरह की बात है। ठीक है जगदीश जी, आप हमारे साथ रहिए, बने रहिए। हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ गए हैं। अपर्णा जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं और आशुतोष अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बड़े पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपर्णा जी, संभल की गूंज यूपी विधानसभा में भी कल सुनाई पड़ी, उससे पहले संसद का शीतकालीन सत्र है, वहां पर भी इसकी गूंज सुनाई दी। आपके लिए तो ये बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसको लेकर निश्चित रूप से देश में चिंता देखी जा रही है। आलोक जी, समझना ये होगा कि पहले बात हो रही थी कि वहाँ खुदाई चल रही है, संभल की जो मैन मस्जिद थी उस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उसकी बात खत्म हो गई, हम लोग उस पर बात नहीं करते थे। जब तक सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करेगा उस पर कुछ भी बोलने की टिप्पणी नहीं। लेकिन जो ये मंदिर का मुद्दा है, इस पर बोलने की हमें पूरी आजादी है, क्योंकि हमारे धर्म का विषय है, हमारे इतिहास का विषय है, क्या हुआ था जानने का अधिकार है आज के युवा को कि हमारे साथ इतिहास में क्या हुआ है। और जब तक इतिहास नहीं जानोगे तब तक आपने सुना होगा कि अगर आप
एक भविष्य अच्छा चाहते हैं तो इतिहास के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें किसी प्रकार का वो नहीं है। आप कह रहे हैं कि वहां पर संभल एक हमारे यहाँ चीज माना जाता था। संभल में करीब वर्षों कुएं थी। अब अचानक से कुएं कहाँ विलुप्त हो गई, ये सवाल नहीं उठता क्या? इसमें मंदिर के कहाँ विलुप्त हो गए, सवाल नहीं उठता क्या? और आप बिजली की चोरी के दौरान जब एक मंदिर पकड़ा जाता है तो उसको क्यों आपने दीवार के माध्यम से ढका? क्या ये सवाल नहीं उठता है? होना चाहिए ये सवाल, क्योंकि हमारे इतिहास में क्या हुआ था ये जानने का अधिकार हमें पूर्ण रूप से है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरीके से ऑब्जर्वेशन दिया था अपना। तो हाँ, मुझे इसमें कोई दौरा ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कतई द्वेष नहीं। जो है वो जो क्या घटा था ये पूरी जानकारी होनी चाहिए उस विषय की। दूसरा, अभी तक समाजवादी पार्टी वाले सौहार्द की बात कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे, अचानक से मंदिर मिलने से सौहार्द की बात करने लग गए। क्यों आलोक जी करने लग गए आप? अब आप क्या बोल नहीं सकते इसलिए? अब आपको पता है कि खुदाई के दौरान एक दीवार में छिपा हुआ एक मंदिर मिल गया, तो गलती कहीं ना कहीं सामने वाले की है, तो अब आप नहीं बोलेंगे। अब आप सिर्फ ये बोलेंगे कि हम खुदाई पर नहीं भरोसा करते, आने वाले भविष्य पर भरोसा करते। इस तरीके की बयानबाजी, क्योंकि अब मुद्दे नहीं बचे हैं। अब इस पर मुद्दा बचा ही नहीं। आपने जितना होना था उतना आपने कर लिया। हालांकि संसद भवन में माननीय अखिलेश यादव जी ने जब बयान दिया था तो ये था कि वहां खुदाई चल रही है, जबकि खुदाई नहीं चल रही थी। तो आप कहीं ना कहीं भड़काने की भावना तो रख रही थे। आपके सांसद महोदय का 200 मीटर पर घर है, कई पीढ़ियों से आपके पिताश्री भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो आप एक बात बताइए मुझे कि जो ये आप जब सांसद थे, ताकत में थे, तो लोगों को क्या डराया धमकाया गया था, पलायन हुआ था? वहां मैं नहीं कह रही हूँ आलोक जी, वहां के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हाँ 1977 के दंगों में जब चुनाव लड़ा गया था, मुस्लिम लीग का एक प्रत्याशी हुआ करता था जिसका नाम था मंजर सफी। 1977 में उन्होंने चुनाव लड़ा था और वो हार गए थे, और उन्हीं के मरने की अफवाह फैला दी गई थी। उन्होंने कहा था कि दुकानें बंद करो, दुकानें बंद नहीं हुई तो अफवाह फैला दी गई कि मंजर सफी को हिंदुओं ने मार डाला। उस चक्कर में 184 हिंदुओं की मृत्यु हुई। क्या ये पूछने वाला सवाल अभी तक इतनी सरकारें आई, किसी ने मुद्दा नहीं उठाया? क्यों नहीं उठाया भाई? हम वो तो कहीं ना कहीं जो पीड़ित थे वो तो अब आस लिए कुछ लोग तो चले भी गए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल तो पैदा होता है कि हमारे साथ क्या हुआ, गलत हुआ कि नहीं हुआ? 184 हिंदुओं को ही क्यों मारा गया? ठीक, ये बताइए। सवाल उठता है क्योंकि अब आपके पास मुद्दे नहीं है, तो आप भटका जरूर दो कि बीजेपी के पास अन्य मुद्दे नहीं बचे, बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है। कुछ भी नहीं, हमारे विचारों की राजनीति कि हमारे साथ क्या हुआ था वही उसी पर बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है अपर्णा। आशुतोष जी, मुगल आक्रांताओं ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाई, दरगाह बनवाए, ये तो इतिहास बताता है हमें। लेकिन आजादी के बाद भी देश में ये सब होता रहा, ये चिंता का विषय, बड़ा चिंता का विषय है। और इस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि ये जो मंदिर मिला है इसका कनेक्शन 1978 के दंगों से जोड़कर देखा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि 1978 में जो दंगे हुए उसके बाद से वहां पर हिंदू पलायन कर गए, और जो मंदिर है उस पर चारों तरफ से इंक्रोचमेंट है। अभी तो संडे रविवार को जब इसका खुलासा हुआ उसके बाद से सारी चीजें ठीक हो रही हैं, और वहां के जो कुएं खोदे जा रहे हैं वहां से भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिल रही हैं। तो ये चिंता का विषय है कि नहीं है? देखिए आलोक जी, जो आपने मुद्दा उठाया, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मानसिकता होती है किसी व्यक्ति की, उसे आप बदल नहीं सकते। सदियां गुजर जाएं, लेकिन जो आपके आचार हैं, जो आपके विचार हैं, जो आपके संस्कार हैं, वो आपको घुमा फिरा करके उसी जगह पर लेकर के चले जाते हैं और आप वहीं खड़े हो जाते हैं। जब आपने बात बताई कि मस्जिदों के नीचे ही मंदिरों के शिलालेख क्यों निकल रहे हैं, उनके अवशेष क्यों निकल रहे हैं, तो समस्या यही है कि निकलेंगे वहीं पर जहां दबाए गए। आप बात संभल की कर रहे हैं। संभल में 46 साल तक अगर इस तरीके की कोई घटना होती है, और तब जबकि हमारा देश आजाद हो चुका है, हमारा संविधान है, हम संविधान के अनुसार चलते हैं, उसके बावजूद भी अगर इस तरीके की कोई घटना होती है तो ये चिंताजनक नहीं है, ये बहुत भयावह है। हमारे देश के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती के रूप में देखा जाएगा इसको। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब किसी भी मुद्दे को लेकर के जाते हैं, जब हम कानून के हिसाब से भी बात करते हैं, जब हम संविधान के हिसाब से भी बात करते हैं, तो राजनीतिक दल इसमें कहीं कहीं कोई अपना हित जरूर देख लेते हैं।
मेरे दो सवाल बहुत बड़े हैं, एक भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी बहन बैठी हुई हैं उनके लिए भी है, और जो जगदीश सिंह जी समाजवादी पार्टी से बैठे हुए हैं उनके लिए भी है कि आप किसी भी व्यक्ति पर, किसी पद पर जहां पर बैठे, आप सत्ता संभाल रहे हैं केंद्र में भी और प्रदेश में भी, और आप एक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, क्या समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी नहीं है? अगर भविष्य में भूतकाल में कोई गलत कोई चीज हुई है तो क्या आप भविष्य में भी उसको दोबारा गलत करेंगे? आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी नैतिकता क्या है? समाज के प्रति आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? कहीं भी किसी भी प्रकार की घटना होती है, आप सुप्रीम कोर्ट आप देखें, सुप्रीम कोर्ट हवाला है, उन्होंने ये कहा है कहीं भी किसी भी प्रकार का धार्मिक नारा, चाहे वो अल्लाह अकबर का नारा हो, चाहे जय श्री राम का नारा हो, आपराधिक कृत्य नहीं हो सकता। हमारा देश संविधान के हिसाब से चलता है। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग एक साथ एक गुलदस्ते के रूप में चलते रहते हैं, लेकिन केवल मस्जिदों के नीचे ही मंदिरों के अवशेष निकलना सवाल पैदा करता है। बताता है कि पहले बहुत बुरी स्थितियां रही, नहीं किसी चर्च के नीचे तो मंदिर नहीं निकला, किसी गुरुद्वारे के नीचे मंदिर नहीं निकला, और अगर निकल रहा है कोई सर्वे हो रहा है, राष्ट्रीय एजेंसियां सर्वे कर रही हैं, तो आपके पेट में दर्द क्यों है? कानून को कानून के हिसाब से काम करते दीजिए, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और आप लोगों को बाकायदा बिल्कुल एक अच्छे राजनीतिक दल होने का परिचय दीजिए। जी बिल्कुल, नहीं हो पाता बिल्कुल, बिल्कुल। और आप देखते हैं कि घटनाओं को मोड़ दिया जाता है एक दूसरे रूप में, और वो रूप भयानक होता है, लोग जान जाते हैं। संभल की भी घटना के प्रति अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लोग नेताओं ने परिचय दिया होता शांति का और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया होता, तो इस तरीके की घटना नहीं होती। जी बिल्कुल, ये बात सच है आशुतोष जी कि पक्ष और विपक्ष दोनों पॉलिटिकल माइलेज तलाशने लगते हैं। जगदीश जी देखिए, यही बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, आपने भी इतिहास अच्छे से पढ़ा होगा। इतिहास में जगह जगह ये है कि मुस्लिम मुगल शासक आए, इतिहास में बार बार ही बताया जाता है कि उन्होंने मंदिरों को तोड़ा और वहां पर दरगाहें बनाई, मस्जिदें बनाई। ठीक है, ये तो इतिहास की बात हो गई, खत्म हो गया है। हम कहते हैं कि वो पन्ना खत्म करते हैं, लेकिन आजादी के बाद भी ये सब होता रहा देश में। इस पर तो चिंता जतानी चाहिए और इस पर तो समाजवादी पार्टी को खुलकर बोलना चाहिए। इस पर कोई तुष्टीकरण की राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। जो मंदिर मिला है, जो की सूचनाएं मिली है, जो मंदिर मिला है वो किसी रस्तोगी परिवार का था। रस्तोगी परिवार वहां नहीं रह रहा। आज देखिए हर जगह लोग अपने घरों में मंदिर बनवा के रखते हैं। अगर घर बंद करके चले जाएंगे तो वहां ताला लगा देंगे, कोई पूजा अर्चना नहीं करेगा तो मंदिर की स्थिति क्या होगी? जगदीश जी, ये माहौल क्यों ऐसा हुआ? क्यों ताला लगा के लोग चले गए? कोई स्थिति पैदा हुई होगी ना वहां पर, इसलिए चले गए होंगे ना। आलोक जी, जगदीश जी से कहिए भगवान से डरें। वो मंदिर किसी रस्तोगी परिवार का नहीं था, ईश्वर का मंदिर था, उसमें ईश्वर थे। मंदिर किसी जाति का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता। ईश्वर जो है सबके हैं। वो मंदिर आपका भी था, वो मंदिर हमारा भी था, वो मंदिर समाजवादी पार्टी के लोगों का भी था, वो मंदिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी था, वो मंदिर भारत की, हिंदुस्तान की आस्था का प्रतीक था। आप कैसे कह सकते हैं कि वो रस्तोगी परिवार का मंदिर था? शासन प्रशासन की जिम्मेदारी क्या है फिर? नहीं, आपकी बात सही है, मगर मेरी बात तो सुनिए मान्यवर। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, कोई घर बंद करके चला जाए, अपना मंदिर बंद करके चला जाए, जो मंदिर उसने अपने घर में बनवा के रखा है, तो क्या होगा आप बताइए? नहीं, तो यही स्थिति रस्तोगी परिवार का, वो मंदिर उनके घर में बना हुआ मंदिर छोड़ करके, घर छोड़ करके वो चले गए। ये प्रश्न ये है कि किन परिस्थितियों में वो चले गए। समस्या इस बात की, किन परिस्थितियों, और निश्चित रूप से अगर शासन प्रशासन ने उस समय नहीं देखा कि रस्तोगी परिवार ने अगर किसी दबाव भय या दबाव के कारण भय या इस तरह कोई FIR हो, तो वो सरकार को निकाल के लाना चाहिए, और जिन लोगों ने उसमें उनको भगाने के, उनके साथ अपराध किया, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आप सरकार में आप उनको पकड़िए, जिन लोगों ने भगाया, काम कब मना कर रहे हैं आप? क्या रस्तोगी परिवार की कोई FIR है उस समय की, 1978 की? किनको किसने भगाया, किसने प्रताड़ित किया, किस लिए चले गए? अगर वो FIR हो तो निकाल करके लाइए और उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन जब कार्रवाई जब होती है ना, तो समाजवादी पार्टी उन्हीं लोगों के साथ खड़ी हो जाती है। ये सवाल बार बार उठते रहे जगदीश जी। मैं कह रहा हूँ आलोक जी, अगर कोई FIR 1978 की हो, जो रस्तोगी परिवार द्वारा की गई हो, उसमें कार्रवाई करिए। समाजवादी पार्टी को कोई गिला नहीं। ठीक है। अपर्णा जी,
अपर्णा जी, संभल की घटना को बार बार आप लोगों पर ये एलिगेशन लगता है कि आप आलोक जी, अपर्णा जी बैठे हैं केवल तिल का ताड़ बनाने के लिए भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी। यही मैं कह रहा हूं, अगर इनमें दम है तो 1971 के FIR लाए, जिसमें रस्तोगी परिवार ने FIR किया हो और कहा हो कि नहीं, ये हमको जबरन हमारा मंदिर तोड़ दिया गया, कि हमारा मंदिर कब्जा कर लिया गया, कि मेरा मकान कब्जा कर लिया गया। जो तमाशा बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और सरकार को तमाशा बनाती है। अपर्णा जी, आप पर ये एलिगेशन है तिल का ताड़ बनाती हैं, और मंदिर वो जगदीश जी के मुताबिक रस्तोगी जी का है, आपने उसको तिल का ताड़ बना दिया वहां पर। आलोक जी, मुझे 2-3 बातें आपको बतानी है। तिल का ताड़ बना दिया, इस पर भी मैं जवाब दूंगी। सबसे पहले माननीय अखिलेश यादव जी ने, अयोध्या रेप कांड हुआ जब दलित पुत्री के साथ, तो मोइन खान को उन्होंने अपनी पार्टी से नहीं निकाला और डीएनए वाली बात की। दूसरा, उन्होंने बहराइच वाले मुद्दे पर जिस आदमी के साथ बर्बरता हत्या हुई, उसके बाद आप सुनिए ना, मैं आपके बीच में कहाँ बोल रही थी? आप बोल रहे थे, मैंने बोला सुन तो लीजिए। बच्चों में बात करते हो आप लोग, बीच में टोक देते हो, सुन तो लीजिए। बहराइच पर हिंसा हुई, एक व्यक्ति को बर्बरता से मार दिया गया और उसके साथ ही आप फिर भी एक पक्ष के साथ खड़े रहे। आप संभल में भी आप लगातार खड़े रहे। ठीक, अपर्णा जी, एक मिनट के लिए हम लोग लोकसभा चलेंगे। लोकसभा में बहुत इंपॉर्टेंट मूव है ये, वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया जा रहा है। 1 मिनट के लिए हम लोग लोकसभा चलते हैं और देखते हैं अर्जुन राम मेघवाल जी क्या कहते हैं, उसके बाद फिर अपनी चर्चा पर वापस आते हैं। Thank you, Honorable Speaker, sir. With your permission, I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill 2024, further to amend the Constitution of India। ये आइटम नंबर 18 में है, और आइटम नंबर 19 में जैसे आपने कहा, Honorable Speaker, sir, with your permission, I wish to move for leave to introduce the Union Territories Laws Amendment Bill 2024, further to amend the Government of Union Territories Act 1963, the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991, and the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। ये मैं आपकी अनुमति से आपसे लीव मांग रहा हूँ। थैंक यू सर। आपको मैं दूंगा। 81 के टाइम भी, 1986 के टाइम भी, अलग अलग संविधान संशोधन भी और अन्य विधेयक के समय भी दलों के प्रमुख नेताओं को इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए परंपरा। तो एक बार फिर हम लोग वापस आते हैं संभल पर। संभल का मुद्दा चूंकि अब देश स्तर पर यह गर्माता जा रहा है, कल उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी इसको लेकर काफी हंगामा होता रहा। आशुतोष जी, क्या ये संभल का जो लगातार मुद्दा गर्माता जा रहा है, क्या ये काशी मथुरा की तरीके ही बनेगा? देखिए, ये जो काशी मथुरा तक बात पहुंचाए जहां पर हो, जिस तरीके के जो पत्रकार हैं उसको जितना हवा दे, कोई मुद्दा बड़ा होता है, लेकिन जिस तरीके से मुद्दों को हवा दी जाती है, माहौल बनाया जाता है, मुद्दा बड़ा होता जाता है। मंदिर चाहे काशी का हो या संभल का हो, मंदिर मंदिर था और वो लोगों की आस्था के साथ जुड़ा हुआ है। कल विधानसभा में कहा मंत्री ने, उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जब किसी भी मुस्लिम क्षेत्र से कहीं से कोई भी यात्रा निकलती है तो वो दिक्कत हो जाती है, पर लोगों को और पथराव शुरू हो जाता है। लेकिन मुस्लिम यात्रा कोई भी अगर इस क्षेत्र से चलती है तो वहां पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हमारे देश में जो लोग रह रहे हैं उनको ये सोचना होगा, उसको ये समझना होगा कि यहीं रहना है, यहीं का खाना है, यहीं की हवा लेनी है, सब कुछ हमारा ही है। यूपी में है, चाहे संभल हो चाहे काशी में हो। तो मुद्दों को ऊपर अगर हम भटकते रहेंगे, मुद्दों के ऊपर अगर हम जाते रहेंगे तो निश्चित रूप से शांति और सद्भाव का जो माहौल है वो बिगड़ता रहेगा। राजनीतिक दलों को दलों की तरह काम करते रहने देना चाहिए और लोगों को समझदारी का परिचय देना होगा, नहीं तो फिर ये मुद्दा काफी से कोई बड़ा हो जाए तो कोई इसमें कोई प्रयोग। आशुतोष जी, क्या 1978 दंगे की फाइल जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसकी फाइल खोली जा सकती है, और ये भी बताया जा रहा है कि वहां के कमिश्नर ने एक बार फिर वो फाइल की जांच परख शुरू कर दी है, क्या कुछ नए खुलासे हो सकते हैं इस फाइल के खुल जाने से? देखिए आलोक जी, जांच तो कहीं भी किसी भी स्तर पर हो सकती है, लेकिन 46 साल पहले की बात,
जब इंटरनेट नहीं था, जब व्हाट्सएप नहीं था, किसी भी प्रकार का कोई संचार साधन नहीं था, ठीक है। अभी जगदीश जी ने कहा तो मुझे बड़ा हास्यास्पद लग रहा था उनकी बात को सुनकर के कि उन्होंने कहा कि एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की। अभी हाल ही में उपचुनाव हुए और उस समय एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है कि प्रशासन ने हमारे साथ में धोखाधड़ी की, हमारे कार्यकर्ताओं को बूथ तक भी नहीं पहुंचने दिया। तो जहां एक हुजूम है वहां प्रशासन रोक सकता है। आज के समय जब सब कुछ संचार माध्यम उपलब्ध है, 1 मिनट में कोई भी चीज वायरल हो जाती है। आप बात कर रहे हैं 46 के समय की, क्या वहां पीड़ित परिवार को एफआईआर करने का मौका मिला होगा? क्या वहां शासन ने, सत्ता में बैठे लोगों ने उसको दबाने का प्रयास नहीं किया होगा? क्या उस समय ये स्थितियां रही होंगी कि किसी व्यक्ति को घर से भागना पड़ रहा है, जो व्यक्ति अपना घर छोड़ करके चला जा रहा है, वो पहुंचेगा थानेदार के पास में और कहेगा साहब हमारी एप्लीकेशन दर्ज कर लो, तो क्या उसकी एप्लीकेशन दर्ज हुई होगी? बात जाने की नहीं है, बात यह है कि आखिर वो मंदिर बंद क्यों रहा? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है ये। चूंकि वक्त हमें इतने की इजाजत देता है आशुतोष जी, इसलिए आपका शुक्रिया करूंगा। अपर्णा जी और जगदीश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। मुस्लिम बहुल संभल में ये विवाद शाही जमा मस्जिद के सर्वे से शुरू हुआ था और उसके बाद इसमें नए नए आयाम जुड़ते जा रहे हैं और इस विवाद का दायरा बढ़ता जा रहा है। यह विवाद इतना बड़ा हो गया है कि यूपी में 2027 का विधानसभा चुनाव भी इसके साए से बच नहीं सकता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए इसमें राजनीति की असीम संभावनाएं खुल गई हैं। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV27 न्यूज। नमस्कार।